दूसरे प्रकार के कर जो हैं वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर। अब फिर से इसमें भी आप इसका नाम से ही समझ पा रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच अब कैसा इंटरेक्शन होगा? इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष। आइए समझते हैं कि ये इनडायरेक्ट होता कैसे है। पहली चीज तो ध्यान में रखिएगा, नोट करके लिखो एक स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव एक्जिस्टेंस, indirect taxes have existence in the process of supply, lukewarm water लो, गरम गुनगुना पानी लो, in the process of supply of any commodity or service, in the process of supply of any commodity or service। सभी अप्रत्यक्ष करों का अस्तित्व, सभी अप्रत्यक्ष करों का अस्तित्व सभी अप्रत्यक्ष करों का अस्तित्व वस्तुओं एवं सेवाओं के आपूर्ति की प्रक्रिया में होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के आपूर्ति की प्रक्रिया में होता है, आपूर्ति की प्रक्रिया में होता है या पाया जाता है। तो किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स का आप एग्जिस्टेंस कहां पाएंगे? किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति में। और इसका मतलब क्या है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो किसी इंडिविजुअल या किसी इंस्टीट्यूशन के इनकम पे नहीं लगते हैं या प्रॉफिट पे नहीं लगता है, बल्कि ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं वो किस पे लगते हैं? इंपोज किस पे किए जाते हैं? वस्तुओं या सेवाओं के मूल्यों पे। और वस्तु या सेवा जब बन के बिकती है तो उस वस्तु या सेवा के मूल्य पे ये इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं वो इंपोज किए जाते हैं, जैसे कि जीएसटी। अब इसी को मैंने दूसरे शब्दों में बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स का जो एग्जिस्टेंस है वो आप किस प्रोसेस में पाएंगे? किसी भी वस्तु या सेवा के सप्लाई में। अब ये सारे टैक्स जो हैं जो सप्लाई में पाए जा रहे हैं इंक्लूडिंग जीएसटी, इन्हें इनडायरेक्ट कहा क्यों जाता है? इसका लॉजिक केवल ये है कि जो ये इनडायरेक्ट टैक्स हैं, गवर्नमेंट उन इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंपोज करती है सप्लायर पे। किस पे इंपोज करती है? सप्लायर पे, वस्तुओं या सेवाओं के जो आपूर्तिकारक हैं, जैसे कि भूमि आईएएस। लेकिन सप्लायर चूंकि एक कॉमर्शियल बिजनेस कर रहा है, तो सप्लायर क्या करता है कि नो डाउट वो एक तरफ से तो उस टैक्स का पेमेंट करेगा, लेकिन उस टैक्स का जो भी खर्चा है वो कमोडिटी या सर्विस के प्राइस में क्या करेगा? ऐड करेगा। और फिर उस कमोडिटी या सर्विस को जब कस्टमर खरीदेगा तो कस्टमर ने उसका जो प्राइस पे किया है उसी प्राइस में वो टैक्स का अमाउंट भी क्या है? शामिल है। तो अल्टीमेटली आप क्या पाए कि उस टैक्स का पेमेंट सप्लायर ने नहीं किया, किसने किया? कस्टमर ने किया। जैसे कि जीएसटी के तौर पे, जीएसटी इस प्राइवेट सर्विस पे जीएसटी लगाई गई 18%। तो ये जीएसटी आप पे नहीं लगाई जा रही है डायरेक्टली, ये जीएसटी किस पे लगाई जा रही है? इस प्राइवेट सर्विस की सप्लाई पे। मतलब कि ये जो भूमि आईएएस सप्लायर है इस काम में लगाई जा रही है। बट तो लगाया किस पे गया? सप्लायर पे। इंपोजिशन किस पे हुआ? सप्लायर पे। बट वो सप्लायर क्या कर रहा है? कस्टमर को जब अपनी सर्विस बेच रहा है तो सर्विस बेचते समय उस सर्विस के कॉस्ट में ही वो टैक्स का अमाउंट ऐड कर रहा है। तो आपको क्या कहा जाता है कि दिस मच फीस प्लस जीएसटी। मतलब कि बीइंग कस्टमर, इस सर्विस का जो आपने पेमेंट किया उसी पेमेंट में आपने जो इस पे टैक्स लग रहा है उसका भी पेमेंट किया है। तो
इस केस में आपने क्या देखा कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये इंपोज किस पे किए जा रहे हैं? सप्लायर पे। लेकिन इनका बर्डन कौन फील कर रहा है? कस्टमर। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उन इनडायरेक्ट टैक्सेस में उनका जो बर्डन होता है उस बर्डन को सप्लायर ट्रांसफर या शिफ्ट कर देता है किसकी तरफ? कस्टमर की तरफ। लॉजिक क्लियर? अब यहां पर ऐसे करों के लिए इनडायरेक्ट वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट और एक्चुअल टैक्स पेयर जो कस्टमर है इसके बीच किसकी भूमिका है? सप्लायर की। डायरेक्ट टैक्स में किसी थर्ड चैनल की कोई भूमिका नहीं थी। टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच कैसा इंटरेक्शन था? डायरेक्ट था। तो इसलिए उसे हम डायरेक्ट वर्ड यूज कर रहे हैं। यहां पे किसकी भूमिका है? एक थर्ड प्लेयर की। समझ में आई चीजें? तो ध्यान रखेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पहली जानकारी कि कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स किसी इनकम या प्रॉफिट पे नहीं लगता है। हमेशा और हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स कहां लगते हैं? किसी कमोडिटी या सर्विस के प्राइस पे। और कमोडिटी या सर्विस के प्राइस पे लगते हैं। इसी को मैंने कहा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो अस्तित्व है वो किसी वस्तु या सेवा के सप्लाई या उसकी आपूर्ति में पाया जाता है। तो एक स्टेटमेंट इसमें और जोड़ो, इन इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉमा सप्लायर ऑफ कमोडिटी और सर्विस, सप्लायर ऑफ कमोडिटी और सर्विस transfer its burden towards customer किसी अप्रत्यक्ष कर में कर का वास्तविक भार वस्तु या सेवा के आपूर्तिकारक द्वारा अंतिम उपभोक्ता की ओर स्थानांतरित किया जाता है। अंतिम उपभोक्ता की ओर स्थानांतरित किया जाता है। और लास्ट इंफॉर्मेशन उसी में ऐड कर लो, बस लास्ट लाइन। देयर इज indirect interaction between customer ब्रैकेट में लिख लेना अल्टीमेट टैक्स पेयर and गवर्नमेंट इस प्रकार के करों में उपभोक्ता तथा सरकार के बीच अप्रत्यक्ष संबंध होता है। एक बस इंफॉर्मेशन के लिए नोट करके कहीं लिख लो, कीवर्ड है, कभी पूछ लिया गया। एक विशेष प्रकार के कर होते हैं जिसको हम कहते हैं पाइगोवियन टैक्स।
पाइगोवियन टैक्स, सभी लोग लिखेंगे। इस प्रकार के करों को, ये इंडिविजुअल का नाम है पाइगोवियन, उन्होंने प्रपोज किया। पाइगोवियन टैक्स क्या होते हैं? इट मीन्स दोज टैक्सेस, it means those taxes which are still, which are sorry, it means those taxes which are imposed upon, which are imposed upon those goods and services, those goods and services which has negative externalities, or negative influence upon society or environment, upon society or environment। ऐसे कर उन वस्तुओं या सेवाओं पर आरोपित किए जाते हैं, ऐसे कर उन वस्तुओं या सेवाओं पर आरोपित किए जाते हैं, ऐसे कर उन वस्तुओं या सेवाओं पर आरोपित किए जाते हैं जिनका समाज या पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव होता है, जिनका समाज या पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव होता है। जैसे कि आप लोग नाम सुनते होंगे, जो डीजल या पेट्रोल बेस्ड व्हीकल्स आप खरीदने जाएंगे तो उस पे ग्रीन टैक्स लगता है। अब ग्रीन टैक्स लगता है क्यों? क्योंकि उनमें बेसिकली जो डीजल या पेट्रोल यूज किए जा रहे हैं उससे पर्यावरण क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है। तो एक कंपेंसेशन के तौर पे वो टैक्स लिया जाता है। इसी तरीके से कार्बन टैक्स का है कल्चर, कोल सेस का कल्चर है इंडिया में, कोयला उपकर जो कोल की खरीद बिक्री पे लगता है। इसी तरीके से आप अल्कोहल के प्रोडक्ट्स पे देखेंगे तो उस पे एक एक्स्ट्रा सरचार्ज स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो ये सभी जो टैक्स हैं जो कि ऐसी वस्तुओं या सेवाओं पे लगाए जा रहे हैं जिनका समाज या पर्यावरण पे बुरा प्रभाव है, उन्हीं को हम पाइगोवियन टैक्स कहते हैं। क्लियर? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ जानकारी थी। एग्जाम्पल लिख लो, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल लिख लीजिए। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जीएसटी, वेरी वेल नोन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके अलावा लिखो बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी या आधारभूत सीमा शुल्क, आधारभूत सीमा शुल्क। अब इसके अलावा और भी एक और लिखो, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी या काउंटर वेलिंग शुल्क। इसी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है एडिशनल कस्टम ड्यूटी या अतिरिक्त सीमा शुल्क। एडिशनल कस्टम ड्यूटी या अतिरिक्त सीमा शुल्क, एडिशनल कस्टम ड्यूटी या अतिरिक्त सीमा शुल्क। ये बेसिकली ये टैक्स लगाया कब जाता है, केवल समझ लीजिए। आप सभी जानते होंगे कि किसी इंपोर्टेड कमोडिटी या सर्विस पे, आयातित वस्तु या सेवा पे एक टैक्स लगा करता था, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम क्या कहते थे?
कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क। हालांकि जीएसटी आने की वजह से कस्टम ड्यूटी का कल्चर अब समाप्त हो चुका है। हम पढ़ेंगे जीएसटी में कि अब कौन सा टैक्स लगता है उसकी जगह पे। बहरहाल बेसिकली होता क्या था कि इंपोर्टेड कमोडिटी पे एक तो कस्टम ड्यूटी लगा करती थी, लेकिन गवर्नमेंट को जब लगता था कि कोई ऐसी वस्तु हमारे देश में इंपोर्ट या बेची जा रही है, मतलब हमारे देश में उसका इंपोर्ट हो रहा है, जो कि इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो रेट उसका चार्ज कर रहे हैं उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं कम की रेट पर दूसरे देश से वो बेची जा रही है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि कोई एक कमोडिटी है स्टील। अब स्टील का जो जेन्युइन रेट होना चाहिए, मतलब कि मिनिमम खर्च उतना आ ही रहा है, एक मिनिमम प्रॉफिट को ध्यान में रख के एक कैलकुलेशन में ये जानकारी मिली कि 1 टन स्टील का एक जेन्युइन रेट कम से कम होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल की 10 लाख रुपीज। बट गवर्नमेंट को क्या दिख रहा है कि दूसरे किसी देश से जो स्टील आ रहा है हमारे देश में, उस दूसरे देश के निर्माता के द्वारा हमारे कंट्री का मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए उस 1 टन स्टील को मात्र 5 लाख में ही बेचा जा रहा है। तो कस्टमर तो इस 5 लाख के स्टील की ओर अट्रैक्ट होंगे। भाई कस्टमर का यही मतलब है कि कम से कम रेट पे जहां पे मिले। बट होगा क्या कि इसकी वजह से जो इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर स्टील के हैं, जो इससे कम का रेट चाह कर भी चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि ये क्या है, जेन्युइन रेट है। तो अब ये जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, इनका जो मार्केट इंडिया में बना हुआ है वो फिर क्या होगा, वो मार्केट शिफ्ट होगा किसकी तरफ, जो इंपोर्टेड कमोडिटी है, क्योंकि ये जरूरत से भी एक सस्ते दर पे बेची जा रही है। इस प्रोसेस को इकोनॉमिक्स में किस नाम से जाना जाता है, डंपिंग। जब दूसरे किसी देश में किसी प्रोडक्ट का जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है और उस देश में वो वस्तु नहीं खप पाती है, तो फिर क्या करते हैं दूसरे देश के जो निर्माता हैं कि वो कमोडिटी को अब किसी थर्ड कंट्री में ले जाकर उसके जेन्युइन रेट से भी कम की रेट पर जबरदस्ती बेचने की कोशिश करते हैं। और जब ऐसा होगा तो हेल्दी मार्केट का प्रिंसिपल डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। इसी समस्या को रोकने के लिए जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि कोई इंपोर्टेड कमोडिटी हमारे देश में आ रही है जिस पे कस्टम ड्यूटी तो चार्ज हो रहा है, बट वो जरूरत से भी एक कम की रेट पे ऑफर की जा रही है, जिसकी वजह से हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी दिक्कत को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कौन सा एक टैक्स लगाती है उस इंपोर्टेड कमोडिटी पे, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, मतलब एक एडिशनल या एक अतिरिक्त कर। इसीलिए मैंने यहां पे क्या वर्ड यूज किया है, एडिशनल, कि कस्टम ड्यूटी तो लग ही रहा था, एक और टैक्स लो। अब जब टैक्स लगेगा तो इसका प्राइस जो है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जब निर्माता को पहले वो कस्टम ड्यूटी केवल दे रहा था, अब सरकार ने दूसरे देश के उस एक्सपोर्टर पे एक और टैक्स लगा दिया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, तो उसका खर्च और बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और खर्च बढ़ेगा तो पहले वो जो 5 लाख में बेच रहा था, अब मजबूरन उसको अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो डोमेस्टिक और उस दूसरे देश के ट्रेडर के बीच क्या होगी, एक पैरिटी आएगी। तो इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए ये शब्द याद रखिएगा, डंपिंग की प्रॉब्लम को रोकने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी नामक एक अतिरिक्त कर समय समय पे गवर्नमेंट लगाती रहती है। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डंपिंग का मतलब लिख लो, इट मे बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। डंपिंग, it is unhealthy market practice, it is unhealthy market practice in which supplier
try to attract customers of different country or other country, customers of other country by offering their product at very cheap rate which is well below than genuine market price of that product, which is well below than genuine market price of product, in order to address such problems, comma, government of destination country impose countervailing duty or additional custom duty on that imported commodity. लिखिए हिंदी में, यह एक अस्वस्थ बाजार की प्रक्रिया है। यह एक अस्वस्थ बाजार की प्रक्रिया है जिसके तहत वस्तु के निर्माता द्वारा दूसरे देश में ग्राहकों को दूसरे देश के बाजार में ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु अपने उत्पाद को सामान्य बाजार मूल्य की तुलना में भी एक अत्यंत सस्ते दर पर एक अत्यंत सस्ते दर पर बेचने की कोशिश की जाती है। अत्यंत सस्ते दर पर बेचने की कोशिश की जाती है। इस समस्या के निवारण हेतु
वस्तु या सेवा के गंतव्य देश की सरकार द्वारा इस समस्या के निवारण हेतु वस्तु या सेवा के गंतव्य देश की सरकार द्वारा काउंटरवेलिंग शुल्क या अतिरिक्त सीमा शुल्क आरोपित किया जाता है। चलो, आई गॉट योर क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर किसी दूसरे देश की कोई एजेंसी बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसी प्रोडक्ट को एक सस्ते रेट पर बनाती है और उसे एक ऐसे देश में बेचती है उस सस्ते रेट पर जिस देश में बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है, और उस वजह से वही कमोडिटी उस दूसरे देश में एक ज्यादा खर्च में बन रही है, तो फिर इसे क्या हम डंपिंग मानेंगे? यही क्वेश्चन था आपका। एक्चुअली डंपिंग का ये जो लॉजिक है, इसको बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रख के इसे डिक्लेयर किया जाता है। और अगर इस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज आती हैं जो आपने कहा, इनके इस व्यू के फेवर में एक केस स्टडी में आपको बताऊं कि चाइना ने और चाइना के पर्टिकुलर सप्लायर्स ने इस अपने स्टील को, जो उनके यहाँ प्रोडक्शन, चाइना इज द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, चाइना ने 2015 में इंडिया के मार्केट में बड़े पैमाने पर स्टील को डिलीवर किया या स्टील की सप्लाई की, और एक नॉर्मल रेट से भी कम की रेट पर एज पर द ओपिनियन ऑफ इंडियन सप्लायर ग्रुप। इंडिया में स्टील मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट था उसकी तुलना में कम की रेट पर चाइना के सप्लायर ने स्टील की सप्लाई इंडिया के मार्केट में की, जिसे इंडिया के मार्केट में डंपिंग कहा गया कि चाइना क्या कर रहा है, स्टील की डंपिंग कर रहा है। नो डाउट इंडिया की गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर सप्लाई पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी इंपोज किया। ये 2015 की केस स्टडी है। बट चाइना ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस डिसीजन के खिलाफ कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इस तरीके की अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो उस डिस्क्रिपेंसी को सुलझाया जाता है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो चाइना ने इंडिया के इस डिसीजन के खिलाफ WTO के प्लेटफॉर्म पर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन किया कि हमारे इकोनॉमी में हमारा वो जो स्टील प्रोडक्ट है उसका वो जेन्युइन रेट है जिसे इंडिया में डंपिंग कहा जा रहा है। तो नो डाउट ये जो डंपिंग का जो मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया, ये कोई वेल प्रूफ या वेल एस्टेब्लिश्ड थ्योरी नहीं है। समय समय पर जो आपकी प्रॉब्लम है, इस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज आती रही हैं, और उन डिस्क्रिपेंसीज को रिजॉल्व करने के लिए ही जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि WTO या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इन प्लेटफॉर्म्स का यूज या प्रयोग अलग अलग देश करते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि देश जो हैं वो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स की ओर रुख करेंगे। ठीक है, इट इज अ वेरी जेन्युइन डायमेंशन आई कैन से। तो ये था इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप कि ये दोनों टैक्स अब आप समझ चुके हैं। अच्छा देखो, 2017 से पहले के समय में इंडिया में भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। सर्विस टैक्स हुआ करता था, फिर कस्टम ड्यूटी भी हुआ करता था, एक्साइज ड्यूटी या उत्पादन शुल्क भी हुआ करता था, एंटरटेनमेंट टैक्स से बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे। बट 1 जुलाई 2017 से इंडिया में जब GST इम्पोज हुआ तो उस GST में ही बहुत तमाम तरीके के ये इनडायरेक्ट टैक्स सब्ज्यूम हो गए, और इंडिया में इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स माना जाता है वो कौन सा है? GST। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब GST का टॉपिक आएगा। क्लियर?